Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश राजौरिया है। मैंने इस साल यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 23 हासिल की है। मैं शाजापुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय स्कूल भुसावल शहर महाराष्ट्र से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT ISM धनबाद से की है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये अटैम्प्ट मेरा सेकंड अटैम्प्ट था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। इसके पहले मैंने सिविल सर्विसेज के भी अटैम्प्ट दिए और मेरा कुल मिलाकर छठा अटैम्प्ट था यूपीएससी एग्ज़ाम में। मैंने 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है और मैंने 3 बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ क्लियर की है। इस वीडियो में मैं अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बिगिनर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि आपको अपने बुक्स और रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड रखने हैं। उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक बिगिनर के लिए सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागिए। आप एक स्टैंडर्ड सोर्सेज की लिस्ट तैयार कीजिए और उनको रीड करना स्टार्ट कीजिए, उनसे फेमिलियर हो जाइए। फिर उसके बाद आप चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना शुरू करिए। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए वो होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे करीब 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और इससे ही रिलेटेड एक सब्जेक्ट है एक ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को हम मिला दें तो करीब 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS की बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप PMF IAS की बुक भी पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th की NCERT पढ़िए और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए। ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th क्लास की NCERT पढ़िए। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप अमित सेन गुप्ता सर के YouTube लेक्चर से वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में और चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो वो करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगी। PT 365 आती है विजन IAS की, वो आप पढ़ सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स। लेकिन अपना प्राइमरी सोर्स आप शंकर IAS या PMF IAS ही रखिए। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए और इसको आपको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। पहली रीडिंग हमेशा फैमिलियरिटी के लिए होती है कि इस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और शुरुआत में इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जब आपका प्रीलिम्स आने वाला रहेगा उसके 3-4 महीने पहले जब आपकी बहुत बार रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप नोट्स बनाइए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का नोट्स बनाइए जो आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले भूल सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करिए। जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। इससे करीब 12 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के लिए आप सिर्फ एक रिसोर्स रखिए जो है लक्ष्मीकांत को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसकी पहली रीडिंग आप जब कर रहे हैं तो वो सिर्फ फैमिलियरिटी के लिए, उस टाइम पे आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट रीडिंग्स है उसमें आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए और फाइनली जब आपका प्रीलिम्स आने वाला रहेगा उसके 3-4 महीने पहले आप इसमें नोट्स बना लीजिए। और नोट्स उन्हीं चीज़ों के बनाने हैं जो चीज़ आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले भूल सकते हैं। उन चीज़ों को नोट्स बनाइए और उनको फिर बार बार रिवाइज़ करिए। इसके अलावा पॉलिटी के लिए आपको करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जो कि PT 365 से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इससे भी करीब 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए मैंने मृणाल सर के लेक्चर्स देखे थे 2017 और 18 वाले, लेकिन वो आज के टाइम पे थोड़े आउटडेटेड हो गए। तो आपको अगर रिसेंट वाले वीडियोस मिल जाते हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहीं से अपने नोट्स भी बना लिए थे, पर आप अगर चाहें तो मृणाल सर के हैंडआउट्स हैं उनको भी रीड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इकोनॉमी ऐसा पार्ट है जिसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
तो आपको PT 365 से इसको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा मृणाल सर की एक विन सीरीज़ भी आती है प्रीलिम्स के जस्ट पहले, जो करंट अफेयर्स में डेवलपमेंट है वो उन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बता देंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड रिसोर्स नहीं है। मेरा क्योंकि साइंस में बैकग्राउंड था तो मैंने इसके लिए कोई ख़ास अलग से पढ़ाई नहीं की थी, पर अगर आप चाहते हैं तो आप कोई अच्छे लेक्चर्स अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी जो टेक्नोलॉजीज़ आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को आप अच्छे से रीड करिए और ChatGPT या फिर यूट्यूब की मदद से वो टेक्नोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाली है, आप उन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें कंप्यूटर या IT से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। ये वाला पार्ट आपका मोस्टली करंट अफेयर्स से ही कवर होगा और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप उसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। ये जो चार पांच सब्जेक्ट मैंने अभी बताए वो चार पांच सब्जेक्ट ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का 60 to 70% आपका सिलेबस कवर कर देगा और ये वाले पार्ट ज़्यादा हाई स्कोरिंग होते हैं। इसके बाद वाले पार्ट्स जैसे कि एंशिएंट मिडेवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इनका कॉस्ट टू बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इनको भी इग्नोर नहीं करना है। पर आपको ज़्यादा टाइम जो अभी पहले मैंने सब्जेक्ट्स बताए उन पे ज़्यादा टाइम आपको देना है। एंशिएंट मिडेवल हिस्ट्री के लिए आप NCERT की बुक फॉलो कर सकते हैं और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी NCERT की जो फाइन आर्ट्स की बुक आती है आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की वो भी रीड कर सकते हैं। फाइनली स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो करिए। इसके लिए आपको बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए और इसको बार बार पढ़िए। और सेम स्ट्रेटजी सब में फॉलो करनी है कि आपको शुरुआत में सिर्फ फैमिलियरिटी डेवलप करनी है, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और लास्ट में जब प्रीलिम्स आने वाला रहेगा उसके 3-4 महीने पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप भूल सकते हैं वो आपको नोट्स बना लेना है और उनको फिर रिवाइज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसमें एस्पायरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो है करंट अफेयर्स। तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स कोई एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये स्टैटिक का ही एक सप्लीमेंट्री सोर्स है। आपको स्टैटिक और करंट को लिंक करना आना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आप अगर बिगिनर हैं तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एक अवेयर सिटीज़न बने, आपको पता हो कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स आने वाला रहेगा तो विजन IAS की PT 365 होती है, वो 3-4 महीने पहले रिलीज़ हो जाती है। आप उसको पढ़िए अच्छे से, उसको 3-4 बार पढ़िए और उसके भी नोट्स बना लीजिए, तो वो चीज़ आपके करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपकी पहली प्रायोरिटी स्टैटिक कवर करने की होनी चाहिए और करंट अफेयर्स को आप एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ट्रीट करिए, उसको एक एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट मत करिए। इसके बाद मैं ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई है। मैं 2020 और 2021 का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन इसके बाद मैंने 2022, 23 और 24 में सिर्फ CSE नहीं IFS की भी कट ऑफ क्लियर की है। तो इसके लिए जो गेम चेंजिंग मेरे लिए साबित हुआ है वो है PYQs का एनालिसिस। मैंने बहुत बार देखा है कि एस्पिरेंट्स सिर्फ पिछले 10 या 12 साल का PYQs देखते हैं और सिर्फ उसको एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है प्रीवियस 30 ईयर्स में के जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, पिछले 30 साल के क्वेश्चन। हर क्वेश्चंस का आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। हर क्वेश्चन में आप खुद से सवाल पूछिए कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इस क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट्स है वो क्यों डाले गए हैं, उसमें अगर कुछ चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों हो रही है, वो स्टेटमेंट गलत क्यों है, UPSC किस तरीके से ट्रैप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस करिए उसका। अगर आपको ये एनालिसिस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक यूट्यूब चैनल है CSE मैट्रिक्स, उसके लेक्चर्स देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से PYQs का एनालिसिस किया है, आप उसकी मदद लीजिए और उसके बाद आप खुद से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और प्रीलिम्स किस तरीके से ट्रैप सेट करता है, किस तरीके से उनका ट्रेंड होता है क्वेश्चंस का,
और आपको थीम्स आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगी कि किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PYQs क्वेश्चन सॉल्व करने की मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले मैं रोज़ 50 क्वेश्चन PYQs सॉल्व करता था और उन पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता था। करीब 1.5 से 2 घंटा मैं हमेशा PYQs को देता था। तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं आखिरी के 3-4 महीने में। अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आप 20 से 25 क्वेश्चंस रोज़ देखने की कोशिश करिए और PYQs को समझने की कोशिश करिए। आपकी प्रायोरिटी PYQs होनी चाहिए और मॉक टेस्ट के पीछे आपको भागना नहीं है, क्योंकि PYQs और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आप पहले PYQs को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फाइनली मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट आपको देना है, पर ये मॉक टेस्ट आपको नॉलेज के लिए नहीं देना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए देना है। आपका पर्पज़ होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट सीखना। इसके अलावा आप ये पता करिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करिए अपने एक्चुअल एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप अपने वीक पॉइंट्स पता करिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा वीक रह जा रहा है तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट वाली जो चीज़ है, ये आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनानी है। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिक सब्जेक्ट को समझना, उसके बाद PYQs का एनालिसिस करना, फिर करंट अफेयर्स को पढ़ना, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो फिर आप कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। मॉक टेस्ट का एक और पर्पज़ होता है कि आप जो एग्ज़ाम हॉल वाली जो एंजाइटी होती है वो आप कम से कम कर पाएँ। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम हॉल में घबराएंगे नहीं। अगर आप न्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो आपने कभी देखे नहीं है तो उनको भी देख के आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं होगी और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और एक और चीज़ आप मॉक टेस्ट में जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये चीज़ बहुत सारे एस्पिरेंट्स गलती करते हैं कि वो सिर्फ 70 या 80 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 90+ क्वेश्चन करें, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कट ऑफ का तो आप कोशिश करिए कि आप 95 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करें। तो ये जो आपका डर है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये डर आपको निकालना है, और इसके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि वो वाले सब्जेक्ट से आपके कोई भी गलत ना हो। जैसे कि मेरे लिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैं उसी सब्जेक्ट से हमेशा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता था और कोशिश करता था कि इसमें 95% से ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी आ जाए। तो उसके क्वेश्चंस मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करता था। उसके जहाँ भी मुझे क्वेश्चंस मिलते थे, जैसे लक्ष्मीकांत के पीछे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो भी मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप प्रीलिम्स के लिए पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आ गया है तो आप ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर मुझसे नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन तो शायद किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है किसी भी क्वेश्चन का तो आप उसको छोड़िए नहीं, आप उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप 90 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। एक और चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि आप अपने फिज़िकल हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान दीजिए। हम लोग UPSC के लिए जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक हम बैठे रहते हैं, तो उससे बैक पेन की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उससे भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा फिज़िकल हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान दें। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें या वॉकिंग भी ज़रूर करें। आप बैलेंस करके रखिए स्टडीज़ को और अपनी हेल्थ और अपनी हॉबीज़ को भी ज़रूर परस्यू करिए। आपको बहुत ज़्यादा 12 से 15 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 से 8 घंटा पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए और उसमें आप कोशिश करिए कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। लास्टली मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर कर सकूँ। और फाइनली मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो प्रीलिम्स देने वाले हैं। आप अगर आप अपने प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट है और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स में सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।